मैंने आपको भेजी है। पहली तो ये स्लाइड है हमारे पास, इस पे सिर्फ मैंने एक तस्वीर बनाई हुई है। हाँ, इस स्लाइड में सिर्फ मैंने एक तस्वीर बनाई हुई है और उस तस्वीर में मैंने मोबाइल की शक्ल दिखाई है आपको, और मोबाइल की शक्ल में से सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन दिखाया हुआ है, ये वाला, कि जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो ये स्क्रीन नज़र आती है ना, तो बाकी की वेबसाइट को देखना हो तो फिर क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, सो ये वाली जो स्क्रीन है, पहली जो स्क्रीन है, मैं कोई वेबसाइट खोलूं तो उसकी जो पहली स्क्रीन है इसको बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट, यानी कि फोल्ड करने से पहले वाला जो कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। बिल्कुल, ये किसी का भी हो सकता है। फेसबुक पेज खोलें तो कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, फिर आप फोल्ड करोगे तो बाकी की चीज़ें नज़र आएंगी। ये यूट्यूब चैनल पे भी हो सकता है कि आपने यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो जब कोई बंदा उसको क्लिक करके पढ़ना शुरू करता है तो एक चीज़ नज़र आती है, फिर स्क्रॉल करता है, फिर दूसरा हिस्सा नज़र आता है। तो जो हिस्सा आपको पहले नज़र आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अबव द फोल्ड कंटेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अबव द फोल्ड कंटेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो असल में इस हिस्से से कैलकुलेट होती है। यानी आपकी जब वेबसाइट लोड हो रही है तो अबव द फोल्ड कंटेंट लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, यही टाइम है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है। पूरी वेबसाइट को लोड होने का टाइम उसकी स्पीड नहीं है, बल्कि अबव द फोल्ड कंटेंट वाला जो हिस्सा है वो जो लोड हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं कि ये आपकी वेबसाइट। यानी अबव द फोल्ड कंटेंट क्या 2 सेकंड में लोड हो रहा है, कि 5 सेकंड में लोड हो रहा है, कि 10 सेकंड में लोड हो रहा है। अगर तो विद इन 3 सेकंड्स वो लोड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक है। और अगर वो 3 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है सिर्फ अबव द फोल्ड कंटेंट, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन इसे देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अबव द फोल्ड कंटेंट से क्या मुराद है। अब आ जाते हैं दूसरी स्लाइड में। ये PDF फाइल सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए थी कि अबव द फोल्ड कंटेंट से मुराद क्या है। ठीक है, सबको पता लगे ना अबव द फोल्ड कंटेंट किसको बोलते हैं। अब हम जरा ओवरव्यू करने जा रहे हैं ऑन टेक्निकल एसईओ का, सारे का सारा। सो टेक्निकल एसईओ क्या है कि हमारी वेबसाइट की मेंटेनेंस वाले जो पार्ट है ना, वो सारे के सारे टेक्निकल एसईओ में आते हैं। ये मुझसे क्या क्लिक हो गया, उसने कुछ इंस्टॉल कर दिया। चल हो गया। अब एक हमारे पास ऑन पेज एसईओ है और एक हमारे पास टेक्निकल एसईओ है। ऑन पेज एसईओ का क्या मतलब है कि जो काम हम वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं वो सारे के सारे कौन से काम हैं, ऑन पेज है। ऑन पेज हैं वो, कि मतलब मैं क्या करता हूँ, टाइटल लिखता हूँ, मैं मेटा डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, मैं हेडिंग स्टाइल्स को कॉन्फ़िगर करता हूँ, मैं इमेज का टैग लगाता हूँ, इमेज को ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। ये सारे के सारे काम क्या हैं, हाइपर लिंक्स लगाते हैं, ये सारे काम क्या हैं, ऑन पेज है। अब बहुत सारे ऐसे काम भी हमारे पास ऑन पेज में आते हैं जो बेसिकली टेक्निकल है। मिसाल के तौर पर आप कैनोनिकल लगाते हो, कहाँ लगाते हो, हेड में, तो कहने को वो ऑन पेज है, मगर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। ठीक है, अच्छा चलें अब आगे चलते हैं, इसमें सब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्निकल एसईओ क्या चीज़ है। कहते हैं ट्रेडिशनली टेक्निकल एसईओ क्या रेफर करती है, क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सेबिलिटी। कहता है भाई आपकी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ अगर हुई है, इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट क्राउलेबल है, और अगर आपकी वेबसाइट क्राउलेबल है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्सेबल है। अगर आपकी वेबसाइट क्राउलेबल ही नहीं है, यानी गूगल का क्राउलर उसको नहीं देखता, इग्नोर करता है, तो वो इंडेक्सिंग सर्वर में भी नहीं जाएगी। और अगर वो इंडेक्सिंग सर्वर में नहीं जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि वो रैंक नहीं करेगी। तो रैंक करने का पहला फैक्टर क्या हुआ, क्राउलेबिलिटी। रैंक करने का पहला फैक्टर क्या हुआ हमारे पास, क्राउलेबिलिटी, कि भाई क्राउल होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो क्राउलेबिलिटी का होता है, सबसे बड़ा फैक्टर, वैसे तो जितने पढ़े हम बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपका जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए।
यानी आपने किसी का कंटेंट नहीं लिखना। अगर आप सारा कंटेंट अपना यूनिक कंटेंट लिख रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि आप क्राउलेबल हैं। अगर आप क्राउलेबल हैं, चेक कैसे होता है? अभी हमने प्रीवियस क्लास में ही देखा था कि हम सर्च कंसोल में गए, वहाँ जाकर उसने कहा जनाब आपकी वेबसाइट क्राउल हो रही है, आपकी वेबसाइट, योर वेबसाइट इज़ ऑन गूगल, मैसेज आ गया था ना टिक के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल पे तभी है ना जब वो क्राउल हुई है। अगर वो क्राउल नहीं हो रही तो वो गूगल पर कैसे आएगी? ठीक है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले ये देखना है। और ये जो क्राउलेबिलिटी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। इंडेक्सेबिलिटी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। ये कैसे होगा? ये सारे के सारे मजीद टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स अप्लाई करने हैं हमें। जी, कौन से फैक्टर्स हैं कि भाई आपकी वेबसाइट क्राउलेबल भी हो और इंडेक्सेबल भी हो? आपने देखना है कि मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब आपको जरा टेक्निकल तरीके से हम इन चीज़ों को डिस्कस करें ताकि आप एज ए डिजिटल मार्केटर भी इन सब चीज़ों को एज ए टेक्निकल तरीके से किसी से डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो। नंबर 1, साइट आर्किटेक्चर, कि आपकी वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा है, साइट आर्किटेक्चर कैसा बना हुआ है। अब साइट आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आ जाता है। मेन्यू स्ट्रक्चर कैसे है आपका, और क्या मेन्यू स्ट्रक्चर के अंदर आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कैटेगरी वाइज दे रहे हैं कि ऐसे ही है, अनरिलेटेड डाटा भी नज़र आने लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक टैब है और उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, और उसके बाद उसके अंदर मैं ट्रेनिंग की सर्विसेज भी देता हूँ और उसके अंदर मैं सर्विसेज भी देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके आगे 2 मेन्यूज़ होंगे, एक ट्रेनिंग का होगा और एक सर्विसेज का होगा। अब ट्रेनिंग के मेन्यू के अंदर फिर आगे और चीज़ें होंगी, एसईओ, गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल सर्विसेज वाला टैब हो और उसके अंदर पीपीसी एड्स का कोर्स ड्यूरेशन लिखा हो, तो गलत हो गया ना स्ट्रक्चर उसका। वो ये कहता है ये आपका स्ट्रक्चर है कि आपको मीनिंगफुल तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे लेकर जाना है। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ जाती है? साइट मैप। ये सबको पता है ना साइट मैप क्या होता है। आपने अपनी वेबसाइट का साइट मैप जनरेट करना है और उसको अपलोड करना है। हमने साइट मैप जनरेट किया था। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ गई? साइट स्पीड। आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी अच्छी है? अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी होनी चाहिए? बिटवीन 2.5 to 3 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस रेंज में है तो इसका, और ये वेबसाइट की स्पीड का मतलब क्या हुआ? अबव द फोल्ड कंटेंट। आपका अबव द फोल्ड कंटेंट जो पेज का हिस्सा है, क्या वो 3 सेकंड्स में लोड हो जाता है कि 3 सेकंड में लोड नहीं होता? अगर वो 3 सेकंड में लोड नहीं होता, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट स्लो वेबसाइट है। और अगर वो 3 सेकंड में लोड हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट स्लो नहीं है। डुप्लीकेट कंटेंट, सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट पे सिक्योरिटी भी है, कोई वायरसेस वगैरह तो नहीं है। और सिक्योरिटी में एसएसएल भी है, ठीक है, एसएसएल भी और वायरस। मिसाल के तौर पर मैं इस लैपटॉप पे बैठकर वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ और मेरे लैपटॉप में वायरस है और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करने वाला लैपटॉप वायरस नहीं है ऑफलाइन, मगर वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करने वाला वायरस है ऑनलाइन। तो जैसे ही मैं वेबसाइट को अपनी होस्टिंग पर लेकर जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर, वायरस उसका ट्रिगर होना शुरू हो जाता है और वो मेरी होस्टिंग को करप्ट कर देता है। अब मेरी वेबसाइट भी इससे मुतासिर होगी और गूगल को भी पता लग जाएगा। इवन गूगल के सर्च कंसोल में मुझे ये मैसेज आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट इन्फेक्टेड है, आप उसको चेक करें। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? लाजमी बात है, अगर मैंने इसी लैपटॉप पे बनाई हुई है वेबसाइट, वो तो गई, वो तो इन्फेक्टेड है। अगर मैं उसको रिमूव करूँ और मैं नए सिरे से इंस्टॉल कर लूँ कि भाई दोबारा अपलोड कर लेता हूँ, तो अपलोड करूँगा फिर वही कंटेंट जाएगा ना। हाँ, अगर तो मेरे पास कोई ऐसा उसकी कॉपी पड़ी हुई है जो उस कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है जिसमें वायरस नहीं था। सो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली आपने देखना है कि आप जहाँ पर अपनी वेबसाइट बनाएं वो इन्फेक्टेड डिवाइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वायरस इन्फेक्टेड है, वायरस है उस वेबसाइट में, तो उसके ऊपर 100 एंटीवायरस लगे हों तो वो पकड़ा जाएगा वहाँ से और वो इन्फेक्ट करेगा, वो आपकी होस्टिंग को भी इन्फेक्ट करेगा। इसलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन अपने सिस्टम के ऊपर रखनी है। ख़ास तौर पर ये मैंने एक दो बार तजर्बा किया था, इससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था तो मेरे पास सब डोमेन्स, अभी आपको समझ में आ गया ना सब डोमेन्स का कॉन्सेप्ट, तो मैंने स्टूडेंट्स को सब डोमेन्स दे दी थी। अब वो हर कोई स्टूडेंट अपने कंप्यूटर से बना रहा था, कुछ स्टूडेंट्स के कंप्यूटर में वायरसेस थे, तो हुआ क्या, उससे मेरी डोमेन इन्फेक्टेड हो गई, यानी मेरी होस्टिंग इन्फेक्टेड हो गई और फिर मुझे बड़ी मुश्किलों से रिकवर करनी पड़ी उधर जो एक्चुअल साइट्स पड़ी हुई थी, ठीक है। इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए डैमेजिंग होगा। तो आपको अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो तो आपको एंटीवायरस ज़रूर रखना चाहिए।
एंटीवायरस कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाहर से परचेज करें। विंडोज़ अगर हमने सही वाली विंडोज़ ली हुई है तो विंडोज़ के अंदर अपना एंटीवायरस होता है, उसे ऑन करके सारे काम करें, ऑफ करके ना करें। यूएसबीज ना लगाएं अपने कंप्यूटर पर। अगर आप यूएसबी आपकी यूएसबी है और आपको पता है कि यूएसबी आप जहाँ जहाँ लगाते हैं वहाँ पर वायरस नहीं है, फिर तो ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी मिसाल के तौर पर आप अपनी यूएसबी इस लैब में लगाते हो, अब इस लैब में तो इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, क्या पता है किस में वायरस हो, फिर गड़बड़ है। लेकिन अगर आपकी यूएसबी आपके घर के 3 कंप्यूटरों में ट्रैवल करती है और आपको पता है कि तीनों इन्फेक्टेड फ्री हैं, मतलब उन पर इन्फेक्शन नहीं हो सकती, आपने एंटीवायरस रखे हुए हैं, फिर तो वो क्लीन है। तो आपको वैसे आज के दौर में डाटा कभी भी ट्रैवल नहीं करवाना चाहिए यूएसबी के थ्रू। आज के दौर में आपको डाटा कैसे ट्रैवल कराना चाहिए? ड्राइव के थ्रू, ठीक है। आज के दौर में आपने डाटा ट्रैवल कराना है, ड्राइव पे रखें और किसी को लिंक भेज दें। किसी से डाटा लेना है, ड्राइव पे रखें और उससे लिंक ले लें। यूएसबी के थ्रू डाटा ना लें, हमेशा ड्राइव के थ्रू डाटा लें। 16 GB की स्पेस होती है हमारे पास जीमेल में, तो काफ़ी होती है फ्री में स्पेस। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा डाटा चाहिए तो जीमेल 1 से ज़्यादा बना लो, तो ज़्यादा ड्राइव्स मिल जाएंगी। 3 जीमेल 3 ड्राइव्स, 3 ड्राइव्स मतलब 16 × 3, तो स्पेस बढ़ गई, इतने GB की स्पेस बढ़ गई ना आपके पास। इसी तरह आपने अपना बैकअप रखना है, वो भी ड्राइव में रखें, वो भी यूएसबीज में ना रखें, उस पर भी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। अपना एक जीमेल अकाउंट बनाएं सिर्फ इसी मकसद के लिए, बैकअप्स के लिए, और उसके अंदर अपना सारा डाटा बैकअप के तौर पे रखें। आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं, अपनी वेबसाइट का बैकअप भी जीमेल पे रखें, ताकि अगर कभी कुछ भी हो जाए, आपका कंप्यूटर भी चला जाए, आपकी होस्टिंग भी करप्ट हो जाए, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल मास्टर कॉपी है वो आपकी जीमेल में पड़ी हुई है और उस पर इन्फेक्शन नहीं है, तो वो आप उधर से उसको अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी? यूज़र एक्सपीरियंस, कि आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? यूज़र एक्सपीरियंस में क्लाइंट्स का यूज़र एक्सपीरियंस भी आएगा और यूज़र एक्सपीरियंस में क्राउलर का यूज़र एक्सपीरियंस भी आएगा। यानी कि ये 2 यूज़र एक्सपीरियंस। आप बड़े शरारतें कर रहे हैं दोनों हैं, एक तो बड़े अरसे बाद आए हैं, फिर मेरी तरफ तवज्जो रखनी है आपने। अब आपस में बातें करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा मैं बड़ी गैर अहम बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि यूज़र एक्सपीरियंस क्राउलर का भी है, और यूज़र क्राउलर का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट को क्राउलर देखता है कि भाई ये तो गड़बड़ है, इसमें आपने जो बटन लगाया हुआ था ना व्हाट्सएप का, वो व्हाट्सएप का बटन टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अब ये ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस है जो विजिटर्स को तंग करेगा, तो क्राउलर को भी तंग कर रहा है, उसको भी नहीं समझ में आ रही है क्या चीज़ है, तो क्राउलर आपको मैसेज देगा। ये मैसेज आपको मिलेगा गूगल सर्च कंसोल में, उसके एक्सपीरियंस वाले पार्ट में। वहाँ जाकर देखेंगे, वो मुझे बता देगा कि भाई ये हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये इशू जो है ये एसईओ से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ये इशू किससे रिलेटेड है? डेवलपर से रिलेटेड है। ये मैसेज मैं डेवलपर को भेजूंगा कि भाई वो देखो, हो सकता है मुझे ये कहे कि आपका जो लोगो है, हमने वेबसाइट पे मेन्यू के साथ लोगो लगाया था ना अपने मेन्यू के साथ, वो कहे कि भाई डेस्कटॉप पर तो आपका लोगो बिल्कुल ठीक है, बड़ा नज़र आता है, लेकिन मोबाइल पर भी बहुत बड़ा नज़र आता है। और जब ये मोबाइल पर बड़ा नज़र आता है तो ये एक मैंने इशू रिजॉल्व किया हुआ, ये दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको लग रहा होगा कि डेस्कटॉप पे ज़रा छोटा हुआ है। और इसको हमने, और एक चीज़ याद रखें, मैंने आपको क्या कहा था कि हर वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स होती है, यानी उसने पहले इंडेक्सिंग किस पे देखनी है? मोबाइल पे। अगर वो मोबाइल पर क्राउलेबल है, अगर वो मोबाइल पर इंडेक्सेबल है, तो अगर मैं छोटी मोटी कोई चीज़ हिला दूंगा ना डेस्कटॉप से, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे पहले क्या करना है, क्राउल करवाने के लिए मुझे सिर्फ मोबाइल इंडेक्स करवाना है। ठीक है, जब भी वेबसाइट खुल रही है जरा इसकी शक्ल देखते हैं, फिर मैं आपको इसका मोबाइल व्यू भी दिखाऊंगा। चलें, ये नेट स्लो हुआ है इसलिए उसको सोच समझ के चल जाने देते हैं। पहले हम यहाँ पर अगली चीज़ देखते हैं। अच्छा, आगे क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें? कोर वेब वाइटल्स। ये कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, ये ज़रा समझ लें। ये है कोर वेब वाइटल्स। आपने देखा था गूगल सर्च कंसोल में ये ऑप्शन भी आ रहा था, कोर वेब वाइटल्स भी आ रहे थे। कोर वेब वाइटल्स बेसिकली इन 3 फैक्टर्स को बोलते हैं, LCP, FID और CLS। ये जो 3 फैक्टर हैं ये मिलकर कहलाते हैं कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, अब इनमें से LCP क्या चीज़ है पहले ये समझते हैं। किस चीज़, यानी कोर वेब वाइटल्स क्या हैं? ये 3 फैक्टर्स हैं। कोर वेब वाइटल्स LCP है, FID है और CLS है। ये क्या है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन कोर वेब वाइटल्स यार अब तुम्हारे साथ लग जाऊँ क्या है यार। एक तो तुम्हें मैंने देखा आज बड़े दिनों के बाद है, छुट्टियों पे थे, उधर उधर थोड़े से उधर हो, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, फिर करीब आ जाओ।
मैं नहीं पढ़ा पाता ना यार, अगर कुछ और कोई पढ़ा रहा हो तो मैं नहीं पढ़ा पाता। नहीं, आपके हाथ, मैंने आपके हाथों को कुछ कहा? आप खुद ही बताएगा आप हाथ से शरारत कर रहे हो हैं? मैं क्या, आपने खुद बताया कि आप हाथ से शरारत कर रहे हो? मैंने तो नहीं कहा कि आप हाथ से शरारत कर रहे हो। अच्छा जी, एलसीबी मेरा जब वो कंटिन्यूटी टूटती है ना तो याद रखेंगे कुछ बीच में से जाएगा जी। मैंने कहा अगर मेरी कंटिन्यूटी टूटेगी तो बीच में से कुछ मिस होगा, लाजमी होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑटोमेटेड इंसान तो नहीं हूँ ना कि वही चीज़ बताऊँ जो मैं बता रहा था, बीच में कुछ ब्रेक होगा। कोशिश करेंगे मेरी कंटिन्यूटी टूटे ना, टूटेगी ये हो नहीं सकता कि आप कुछ करें और मैं चुप रहूँ, ये मुमकिन नहीं है। तो आप सीरियस रहेंगे तो ठीक रहेगा। LCP, FID और CLS, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कहलाते हैं कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। यानी अगर कोई बंदा आपसे पूछे भाई कोर वेब वाइटल्स क्या हैं, ठीक है, आपका टेस्ट ले रहा हो कि भाई ये कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, तो आपने उसे बताना है बेसिकली ये फैक्टर्स हैं वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करने के, और इसके अंदर 3 सब फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। एक सब फैक्टर क्या है? LCP। LCP स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। अब इस नाम का क्या मतलब है? पेंट का क्या मतलब है? पेंट का मतलब वो भाई दीवार पे पेंट किया हुआ है ना, तो इसी तरह मोबाइल पे भी तो पेंट हुआ है ना, मोबाइल पे वेबसाइट खुली पेंट हो गई, इसलिए हम इसको कह रहे हैं LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। वो क्या कहता है? कहता है आपका जो ये वाली स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट कौन सा है, मतलब इसको अगर मैं और आसान वर्ड्स में कहूँ तो मैं कहूँ लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब मैं ये कहता हूँ कि इधर जब मेरी वेबसाइट शो होती है तो इधर शो क्या होता है? मेन्यू शो होता है ना, लोगो, फिर स्लाइडर, अगर वेबसाइट पे स्लाइडर लगा हुआ है तो लाजमी स्लाइडर ही आएगा, और उसके बाद अगर कोई जगह बची तो हो सकता है नीचे एक इमेज भी आ जाए, थोड़ा सा टेक्स्ट भी आ जाए, उसके बाद बाकी का टेक्स्ट स्क्रॉल पर आएगा, वो अबव द फोल्ड कंटेंट में नहीं होगा, वो नीचे वाले हिस्से पर होगा। अब वो ये कह रहा है, कहता है मुझे LCP कैलकुलेट करना है आपके अबव द फोल्ड कंटेंट में, और ये देखना है कि इनमें जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, कहता है इनमें से जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, क्या उसका लोड होने का टाइम 3 सेकेंड्स है? अगर तो उसके लोड होने का टाइम 3 सेकेंड्स तक है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्लो नहीं है, मतलब 2.6 2.5 है, फाइन। सारे ऑब्जेक्ट्स का नहीं, बड़े ऑब्जेक्ट का। अब हमें ये पता लग गया कि भाई ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, खास तौर पर स्लाइडर ऑब्जेक्ट, ये सबसे हैवी ऑब्जेक्ट है। उसकी वजह क्या है? याद रखेंगे वेबसाइट में कोई भी चीज़ है जो स्क्रिप्टिंग के थ्रू हो रही है वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो करेगी। सबसे ज़्यादा आपकी वेबसाइट को स्लो करने वाला जो एलिमेंट है, जो स्क्रिप्टिंग है, वो जावास्क्रिप्ट है। दूसरे नंबर पर जो आपकी वेबसाइट को स्लो करने वाला एलिमेंट है वो CSS है, कैस्केड स्टाइल शीट, यानी कि दूसरे नंबर पर। इसका मतलब ये नहीं कि हमने CSS यूज़ नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि हमने एलिमिनेट करनी है उस जगह पे जहाँ स्पीड मैटर कर रही होगी, वहाँ पर CSS कम कर दें, जहाँ पर स्पीड मैटर कर रही हो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट को रिड्यूस कर दें। सो एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है? अच्छी प्रैक्टिस ये है कि वो कहता है कि भाई पहले पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट को यूज़ ही ना करो, क्योंकि अगर मैं पहले पेज से स्लाइडर को हटा देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट गया यहाँ से। और अगर वो यही कह रहा है कि आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो लोड होने में 7 सेकेंड्स ले रहा है, तो पता लग रहा था कि भाई ये तो जावास्क्रिप्ट की वजह से ले रहा है। तो मैंने क्या किया, उधर से जावास्क्रिप्ट को रिमूव किया और वहाँ से सब कुछ ही ख़त्म कर दिया। जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसको अब मैंने LCP बना दिया। मतलब जैसे ही मैंने जावास्क्रिप्ट को रिमूव किया, अब LCP क्या होगा? अब जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स बचे हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा लोड हो रहा है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा पहला ऑब्जेक्ट जब लोड होता है ना, सपोज करते हैं हम, वो 500 किलोबाइट्स लेता है। मेरा जो दूसरा ऑब्जेक्ट लोड होता है वो 300 किलोबाइट्स लेता है, या मेरा जो दूसरा ऑब्जेक्ट लोड होता है वो 150 किलोबाइट लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पहला ऑब्जेक्ट लोड होते हुए टाइम मेरा ज़्यादा ले रहा है, मैंने उसको रिमूव कर दिया, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर आएगा, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी खुद ब खुद वेबसाइट की। साइंस समझ में आ गई आपको? तो क्या कहता है? कहता है भाई ये है गुड, नीड इम्प्रूवमेंट और पुअर। कहता है अगर तो 4 सेकंड से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट ठीक स्लो है, और अगर 4 सेकंड से कम है तो इसका मतलब है बेहतर है, लेकिन आप इसको ले जाएं 2.5 सेकंड्स पर। अब ये काम SEO का बंदा नहीं कर सकता। ये काम जब मुझे फील होगा कि मेरी वेबसाइट स्लो है तो मैं डेवलपर के पास जाऊँगा, मैं उसे कहूँगा भाई ये इशू है और ये इसको रिजॉल्व करने के तरीके हैं, अब आप देख रहे हैं। अब वो ये कहेगा कि भाई ये स्लाइडर जो है, ये तो मेरा क्लाइंट कहता है स्लाइडर के बगैर मुझे वेबसाइट नहीं चाहिए, मुझे तो लाजमी स्लाइडर चाहिए। तो फिर हम उसको एडवाइस करेंगे कि भाई आप यूँ करो, अबव द फोल्ड कंटेंट में
स्लाइडर यूज़ ना करो, बिलो द फोल्ड कंटेंट में स्लाइडर को ले आओ। क्योंकि आप देखें, अगर हम रियल प्रैक्टिस देखें तो रियल प्रैक्टिस में क्या होता है, अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करें इतने सारे लोग, तो आप में से कोई भी नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर उसमें 5 स्लाइडर्स लगे हुए हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पहले वेबसाइट पर जाएं और 5 स्लाइडर्स को देखें, कभी भी नहीं ऐसे करते। इवन आप स्लाइडर को फोकस ही नहीं करते, आप कंटेंट को फोकस करते हैं। आप यूँ वेबसाइट देखते हैं और यूँ स्क्रॉल कर देते हैं एकदम कि भाई ये तो वो चीज़ नहीं है जो आप देखना चाह रहे थे। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई आप शुरू में वो चीज़ दिखाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि विजिटर रुके। अब एक टर्म आपको और बताने लगा हूँ, और उसको बोलते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट, ये बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट का मतलब ये है कि एक बंदा कॉलेज में आया, इंफॉर्मेशन ऑफिस में आया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए, ठीक है। 10 लोग क्यूरी लेने आए, उन 10 लोग की क्यूरीज में से 7 लोग अंदर जाते हैं और विद इन सेकेंड्स वापस आ जाते हैं, और 3 लोग जो हैं वो जब अंदर गए हैं तो वो रुके हैं अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? बाउंस रेट बहुत हाई है ना बाउंस रेट। बाउंस रेट हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि वो इंगेज नहीं कर पा रहे उनको, इन्फॉर्मेशन ऑफिस वाले उनको। आपको इसका मतलब हमारी वेबसाइट पे कोई बंदा आ रहा है तो हम उसे इंगेज नहीं कर पा रहे, तो अगर हम अपनी वेबसाइट पे किसी को लाकर इंगेज ही नहीं कर पा रहे तो हमें लीड्स कैसे मिलेंगी? पहला काम क्या है, हमें अपनी वेबसाइट पे लाकर लोगों को इंगेज करना है। लोग कैसे इंगेज होंगे? लोग इंगेज होंगे वो जो ढूंढते हुए आए हैं। मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड था, कीवर्ड क्या था? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। चलें ये नहीं कहते, हम कह देते हैं ना, कीवर्ड था हमारा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। एक बंदे ने लिखा, मेरी वेबसाइट रैंक की हुई है, वो क्लिक करके, ऑर्गेनिक बात कर रहा हूँ इस वक्त, वो क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ गया। अब जब वो वेबसाइट पर आया तो बेसिकली उसने लिखा था कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो उसकी इंटेंट क्या थी असल में? असल में उसकी इंटेंट ये थी कि भाई उसके कारपेट गंदे हो गए थे तो उसने कारपेट साफ करवाने थे, ठीक है। तो उधर मैंने लिखा हुआ वेलकम टू माय वेबसाइट, और कुछ अजीबोगरीब सी ऐसी बातें लिखी हैं जिससे उसको वो मैसेज नहीं मिल रहा जिसके लिए वो यहाँ आया था। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर एक छोटी सी वीडियो लगी होती 20 सेकंड्स की, तो जिसमें मेरा जो कारपेट वॉशर है वो वॉशिंग कर रहा होता और वो बंदा वीडियो देख लेता। एक छोटी सी इमेज लगी होती, उस पर लिखा होता जनाब 20% डिस्काउंट नीचे, और ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी होती जो वो देखना चाह रहा है, जो वो पूछना चाह रहा है। बुकिंग का एक बटन बना होता कि भाई आपने टाइम लेना चाहिए, बुकिंग फॉर्म है, इसको क्लिक कर दो। एक व्हाट्सएप का बटन भी उसको वहाँ पे नजर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी इन्फॉर्मेशन वो थी जो इंगेजमेंट लेवल की इन्फॉर्मेशन थी। और अगर मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया, एक तस्वीर लगाई और 6-7 पैराग्राफ लिख दिए, ठीक है, कोई लिंक नहीं है उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो उस वेबसाइट से निकल जाएगा। अब हम घेर घार के तो उसको ले आए थे ना, कैसे घेरा था उसको? घेरा कैसे हमने उसको? वेबसाइट पे घेर के कैसे लाए हैं? कीवर्ड के थ्रू। हाँ, कीवर्ड के थ्रू हम उसे घेर के लाए हैं, लेकिन जब वो हमारी वेबसाइट पर आया तो उसको कुछ नहीं मिला। वो कहता भाई ये तो वो चीज़ नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था, वो चला गया आपकी वेबसाइट से एकदम। ये इट इज़ कॉल्ड बाउंस रेट। आपको अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट, अब देखें हर चीज़ हम बढ़ाने की बात कर रहे थे, अब हम घटाने की बात कर रहे हैं। बाउंस रेट में हम कह रहे हैं कि बाउंस रेट कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट 80% है तो अफसोस की बात है, खुश होने वाली बात नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि लोग वेबसाइट पर आते हैं और चले जाते हैं। या इन्फॉर्मेशन वाले ऑफिस वाले कहेंगे जनाब हम बहुत ज़्यादा क्यूरीज, ये वाला बंदा जो है ना, ये एक दिन में इतनी क्यूरीज, 5 मिनट में 10 क्यूरीज को हैंडल कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है यार। बंदा आता है, थोड़ी सी बात करता है, उठकर चला जाता है, तो इसमें उसका तो कोई कमाल नहीं है, ये तो पुअर है। हाँ, आप अच्छी क्यूरी हैंडल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी बंदे को ज़्यादा देर इंगेज कर रहे हैं। अगर आप किसी को ज़्यादा देर अपने साथ इंगेज कर रहे हैं ना, आप अपनी वेबसाइट पे किसी को मजबूर कर देते हैं कि रुके यहाँ पर, तो इसका मतलब है जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की कोई वेबसाइट है, उस पर क्या हो, डिजिटल मार्केटिंग का एक लेक्चर पढ़ाओ, कॉल का बटन भी बनाओ, एक PDF, 3-4 PDF भी साथ नज़र आ रही हूँ कि भाई ये वीडियो जो देख रहे हो ना, इसके नोट्स डाउनलोड करनी है, इस पर क्लिक कर दो। अब मैंने इंगेज कर लिया, अब वो भागेगा नहीं वहाँ से एकदम, क्योंकि उसको एक वीडियो नज़र आ रही है। और अगर मैं और ज़्यादा कहूँ कि भाई मेरे पास लोकल ऑडियंस है, तो मैंने कुछ वीडियोस इंग्लिश में बनाई, थोड़ी सी एक वीडियो उर्दू में बनाई, कुछ कंटेंट इंग्लिश में लिखा, कुछ कंटेंट उर्दू में लिखा, तो अब क्या हुआ? और ज़्यादा मैं बाउंस रेट कम कर रहा हूँ इस तरह करने से। यानी हमें किस चीज़, अब ये देखें ये बाउंस रेट किसने कम करना है? अब इसमें भी कोई हमारा कमाल नहीं है। SEO वाला बाउंस रेट कैसे कम करेगा भाई? SEO वाला तो ये कहेगा कि आप जिससे वेबसाइट डेवलप करवा रहे हैं, आप कंटेंट फुल वेबसाइट बनाएं कि आपका बाउंस रेट बढ़े ना। लेकिन हम बाउंस रेट को कम नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई है, ठीक है। तो एक बीच में बात आई थी तो मैंने कहा आपको बताऊं कि आपकी बाउंस रेट हाई
नहीं होना चाहिए। 40 का बाउंस रेट जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर एक बंदा एक वेबसाइट के एनालिसिस, गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, उसको नहीं हम कवर करेंगे, उसको अगर आप करना चाहें खुद यूज़ कर लें, ठीक है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा टूल है। गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे ना तो वेबसाइट ऐसे एनालिसिस शो करेगा। गूगल, अभी हमने गूगल सर्च कंसोल देखा, एक और टूल है उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स, उसके साथ अगर आप अपनी वेबसाइट को एसोसिएट करें, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे, तो अब आपकी वेबसाइट आपको एनालिटिक्स देनी शुरू कर देगी। सर्च कंसोल के एनालिटिक्स कुछ और है, वो किसकी, वो क्या बता रहा है आपको, वो आपकी वेबसाइट के प्रॉब्लम्स बता रहा है, वो आपको आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक नहीं बता रहा। गूगल एनालिटिक्स आपको बताएगा कि भाई आपके पास ट्रैफिक आ रही है तो कहाँ से आ रही है तो कितनी देर के लिए आ रही है, सोशल मीडिया से कितने लोग आ रहे हैं, सर्च क्यूरी से कितने लोग आ रहे हैं, ये सारे एनालिसिस आपको गूगल एनालिटिक्स में मिलेंगे। वो आपको बाउंस रेट बताता है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट का बाउंस रेट 60% है, ठीक है, हम कह रहे हैं बुरा है, लेकिन ये बाउंस रेट पूरी वेबसाइट का है, ये एक पेज का नहीं है, ये होम पेज का नहीं है। तो अगर आपको बाउंस रेट 60% है तो आपको ये कंसीडर कर लेना चाहिए कि भाई इसमें अबाउट का पेज भी है, इसमें कॉन्टैक्ट अस का पेज भी है, तो ये सारा मिलाकर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ज़्यादा बुरा बाउंस रेट नहीं होगा ये। लेकिन अगर किसी का बाउंस रेट 80 या 70 प्लस है तो फिर कहेंगे कि भाई इसमें होम पेज का भी कोई बहुत अच्छा बाउंस रेट नहीं चल रहा हमारा, तो इसका मतलब बाउंस रेट का मसला चल रहा है। ये बाउंस रेट का मसला कैसे हल करेंगे, ये कंटेंट लिखते हुए हल करेंगे। ये कंटेंट हमने बहुत टेक्निकल तरीके से लिखवाना है अपनी वेबसाइट का, ये वही लिखवा सकता है जिसका बिजनेस है, वो बताएगा कि भाई मैं ग्राहक को कैसे अट्रैक्ट करता हूँ, ग्राहक को मैंने रोकना कैसे। जब किसी के शोरूम में कोई आ गया बंदा खरीदने के लिए, हाँ आया और चला गया, तो इसका मतलब क्या, बाउंस रेट तो बड़ा हाई है भाई, उसके शोरूम में इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी, उसने गाड़ी भी दिखाई है अपने शोरूम में, लेकिन वो फिर भी मुतासर नहीं हुआ। जैसे वीडियोज़ होती है, वीडियोज़ का भी बाउंस रेट होता है ना, कि बंदा आया, आपकी वीडियो 15 मिनट की थी, बंदा आया और 10 सेकंड के बाद चला गया, बाउंस रेट बहुत हाई है। अगर आप वीडियो में किसी को अपने साथ इंगेज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बाउंस रेट हाई है, तो आपके व्यूज़ भी नहीं बढ़ेंगे, आपको इंप्रेशंस भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सो एक चीज़ तो होगी हमारी एलसीपी, समझ में आ गया एलसीपी क्या है। सो हम क्या कहेंगे उसे कि भाई स्लाइडर को नीचे ले जाओ, बिलो द फोल्ड कंटेंट में ले जाओ, और ऊपर वो इंपॉर्टेंट कंटेंट रखो जो ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है, एफआईडी। एफआईडी का मतलब होता है फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब है, फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब ये है कि भाई आपकी अब वेबसाइट लोड हो रही है, अब फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो कितना टाइम लेकर डिस्प्ले हो जाता है, मतलब शिवरिंग नहीं कर रहा, ऐसे नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसका मतलब अभी तक लोड नहीं हुआ। पहला ऑब्जेक्ट कितनी देर में लोड हो रहा है, वो ये कहता है भाई पहला ऑब्जेक्ट आपका लोड होने का जो टाइम है, देखिए पहले को उसने नाम दिया हुआ है लोडिंग, ये लोड की बात कह रहा है। दूसरे में वो कह रहा है इंटरेक्टिवनेस, यानी कि इंटरेक्टिव कितनी देर में होगा। जैसे दराज पे जाते हैं तो दराज में किसी वेबसाइट पे जाने का मकसद क्या होता है, कोई बाई करना, तो बाई तो तभी करेगा ना जब उसका कोई बटन इंटरेक्टिव हो जाएगा, क्लिक करने के काबिल हो जाएगा। तो इस हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। ये 100 मिली सेकेंड से लेकर 300 मिली सेकेंड तक हो तो ठीक है, 100 हो तो अच्छा है। उसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है वो क्या है, CLS। CLS स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये क्या चीज़ है जी, बड़ी अजीब व गरीब सी टर्म्स हैं। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, लेआउट आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है और वो ये कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर चीज़ें विजुअली सेट नहीं हो रही हैं अभी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ ना, ये क्लासरूम है, इसमें एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास होनी है और कुर्सियाँ रखे बगैर, मुझे पता है कि इस कमरे में रखे बगैर, क्योंकि पहले कभी रखी गई होंगी, तो मुझे पता है कि इस कमरे में भाई 50 कुर्सियाँ आ सकती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 50 स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं और कुर्सियाँ नहीं हैं क्लासरूम में, तो फिर क्या होता है, फिर कुर्सियाँ आती हैं, टाइम ज़ाया होगा कि नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि 25 स्टूडेंट्स को हमें कुर्सियों को सेट करने के लिए बाहर निकालना पड़े पहले, फिर कुर्सियाँ अंदर आए, फिर हो। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट इमेजेस से भरी पड़ी है लेकिन उसके साइजेस नहीं है, तो होगा क्या, वेब स्क्रॉलर के पास पहले एक तस्वीर आई, वो उसका साइज ही नहीं है, उसने क्या किया, पेस्ट कर दिया, उसको पेंट कर दिया, उसके बाद एक और तस्वीर आ गई, उसने कहा ये क्या हुआ, एक और आ गई। अब उसने उसके साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस किया, उसकी जगह बनाई, अब इस तरह तस्वीरें आई जा रही हैं बार बार, तो वो बार बार क्या कर रहा है, शफलिंग करने लगा हुआ है। अब वो पहले वाले आप देखते हैं अक्सर तस्वीरें इस तरह होती हैं, कभी कोई तस्वीर ऊपर जाती है, कोई तस्वीर नीचे आती है वेबसाइट्स के ऊपर। सो इसका मतलब क्या होता है कि उसका CLS काफ़ी ज़्यादा है।
सो हमें इस चीज़ को भी कंट्रोल करना है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इमेज के टैग के अंदर विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी होती है, तो आप गूगल हमें कहता है कि विड्थ हाइट की प्रॉपर्टी को यूज़ करो, ताकि क्राउलर के पास जब आपकी वेबसाइट जाए उसको तमाम इमेजेस के साइजेस का पता हो, तो वो उनके लिए उतनी जगह ही डेडिकेट करे जितने साइज में वो वेबसाइट पिक्चर्स लोड होनी है। इसको हम बोलते हैं CLS। ये एक पार्ट है CLS का। दूसरा पार्ट क्या है? फॉन्ट्स। कोई बंदा अपनी वेबसाइट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करता है कि भाई ऐसा फॉन्ट लगाते हैं जो कभी किसी ने यूज़ ना किया हो। हाँ, अगर किसी ने कभी यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि विजिटर के पास तो वो फॉन्ट नहीं है। तो जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को खोलेगा तो क्या होगा? फ़ॉन्ट इंस्टॉल होगा पहले। अब ये जो इंस्टॉल होने का टाइम है ये भी आपकी वेबसाइट को फिर स्लो कर रहा है। तो वो कहता है भाई फ़ॉन्ट्स कोशिश करें सिस्टम फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करें। अगर आप सिस्टम फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? हर क्लिक के ऊपर वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो रहा होगा, और जब वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो रहा होगा फिर आपकी स्पीड स्लो होगी। ये भी CLS की कैटेगरी में आता है। अब अगर आप वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर एक प्लगइन होता है, उस प्लगइन का नाम है फ़ॉन्ट स्वैप। आप फ़ॉन्ट स्वैप को इंस्टॉल कर लें। अब वो प्लगइन क्या करेगा? वो प्लगइन ये करेगा कि भाई फ़ॉन्ट सिस्टम फ़ॉन्ट नहीं है, तो वो करेगा क्या? वो ये करेगा कि जो भी फ़ॉन्ट है उसको कन्वर्ट कर देगा सिस्टम फ़ॉन्ट में। तो क्या हुआ? टाइम बच गया। अब उस बीच में वो क्या करेगा? उस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करेगा, लेकिन आपका फ़ॉन्ट उसने कन्वर्ट कर दिया होगा। जैसे ही फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा वो दोबारा से स्वैप कर देगा और वो वाला फ़ॉन्ट कर देगा। लेकिन इससे यूज़र्स को क्या होगा? यूज़र्स को अजीबो गरीब लगेगा, पहले कोई और फ़ॉन्ट बाद में कोई और फ़ॉन्ट। तो इसलिए हमें पहली प्रैक्टिस तो यही करनी चाहिए कि हम ऐसे फ़ॉन्ट यूज़ करें, जैसे मैं कहता हूँ ना एरियल, टाइम न्यू रोमन, थॉमा, ये सारे के सारे क्या हैं? एरियल ब्लैक, ये सिस्टम फ़ॉन्ट है, ये हर कंप्यूटर में होंगे। तो कहता है भाई सिस्टम फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करो। ठीक है, ये किस में आ जाता है? ये CLS में आ जाता है। ये जो तीन स्टैंडर्ड्स हैं, ये तीन स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं कोर वेब वाइटल। यानी कि कोर वेब वाइटल में लोडिंग है, इंटरेक्टिविटी है, और तीसरे नंबर पर विजुअल स्टेबिलिटी है कि आपकी वेबसाइट विजुअली स्टेबल हो चुकी हुई है। ये कोर वेब वाइटल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर कोर वेब वाइटल्स इशू करें तो ये सर्च कंसोल में आपको ये भी नज़र आएंगे। ये सारी एक्सप्लेनेशन आ गई है जो मैंने भी आपको बताया जी। अगला फैक्टर क्या है? आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। फाइन, सबको पता है कि मैंने अभी बताया कि मोबाइल इंडेक्स फर्स्ट। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर HTTPS लगा होना चाहिए। क्राउल एरर्स गूगल सर्च कंसोल में नजर आएंगे। क्राउल एरर्स का मतलब क्या है? वही है जो बातें मैं बता रहा हूँ कि क्राउल एरर्स आ रहे हैं तो पता लग रहा है कि क्यों आ रहे हैं। वही भाई व्हाट्सएप का बटन बड़ा बना हुआ है, टेक्स्ट ओवरलैप करने लगा हुआ है, इसके ऊपर छोटा कर लो। अच्छा, वो हमने कुछ खोला था है ना, अब तक तो खुल ही गया होगा। देख रहे हैं लोगों कितना छोटा नजर आ रहा है यहाँ पे? ये छोटा खुद किया हुआ है। ये गूगल सर्च कंसोल ने कहा था कि भाई आपका लोगो बहुत बड़ा है, तो ये मोबाइल व्यू में जाकर ओवरलैप करने लगा हुआ है दूसरे बटन्स को। अब देखें लोगो कैसा हो गया। सो हमने प्रायोरिटाइज क्या किया? हमने कहा भाई मोबाइल पे सही दिखाओ, तो हमने इसको मोबाइल पे ठीक कर दिया। तो ये वाला एरर रिमूव हो गया उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बड़ा होता तो क्या होता? आपको राइट साइड पे बटन नजर आ रहे हैं ना व्हाट्सएप के, तो ये उनके ऊपर ओवरलैप कर रहा था, ओवरले हो रहा था उनके ऊपर। तो ये मुझे गूगल सर्च कंसोल ने बताया था कैसा हो रहा है। तो हमने क्या किया फिर? विड्थ हाइट यूज़ कर ली। और अगर आपको लगता हो कि विड्थ और हाइट दोनों यूज़ करने से आपकी इमेज जो है उसकी शक्ल कॉम्प्रेस हो जाती है, तो गूगल कहता है कि भाई कोई ज़रूरी नहीं दोनों यूज़ करो, कोई एक भी यूज़ कर लोगे तो मैं साइज़ बना लूँगा। कम से कम कहता है एक एट्रीब्यूट ज़रूर यूज़ करें। अगर आप विड्थ और हाइट दोनों नहीं यूज़ करना चाहते तो विड्थ को तो ज़रूर यूज़ करें या हाइट को यूज़ कर लें। दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें तो भी मैं कहूँगा कि आपने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। चलो आ जाए वापस। ब्रोकन लिंक्स 404 भी हमारा टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। नेविगेशन मेन्यूज जो भी मैंने आपको बताया था, कैटेगराइजेशन, आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली कैटेगराइज हुई हो जिससे इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली मिल रही हो। यूआरएल स्ट्रक्चर, आपका यूआरएल स्ट्रक्चर भी बहुत ठीक होना चाहिए अबाउट कंटेंट। मिसाल के तौर पर मेरा एक मेन्यू है, उस पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। हाँ, अब उसके जो सब मेन्यूज हैं उस पर क्या आ रहा होगा? किचन इक्विपमेंट, मशीनरी,
उस पर क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, आइसक्रीम मशीनरी। अगर फॉर एग्जांपल इसके नाम मैं कीवर्ड के साथ लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा यूआरएल स्ट्रक्चर ठीक है जी। और क्या चीज़ है इसमें, इंटरनल लिंकिंग। इसका क्या मतलब, वेबसाइट की आपस में बाउंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी बंदा अबाउट अस के पेज पे जाए तो आप उसको वहाँ से घुमाकर कहाँ ले आएँ, होम पेज पर ले आएँ। इसी तरह आपने होम पेज से भी किसी दूसरे पेज पर लेकर जाना है तो इसका मतलब है आपने इंटरनल लिंक किया हुआ है ताकि लोग आपकी, जैसे मिसाल के तौर पर होम पेज पर कोई बंदा पढ़ता है, डू यू वांट टू बाय बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अच्छा, अब उन्होंने होम पेज पे तो इतना ही लिख दिया ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसका कंटेंट क्या है, उसकी फ़ी क्या है, उसकी क्लासेस कब होनी है, ये तो एक अलग पेज होगा। अब आपने उधर से एक लिंक बनाना है और उसको उस पेज पे लेकर जाना है। इसको बोल रहे हैं हम इंटरनल लिंकिंग। और इंटरनल लिंकिंग के साथ साथ एक्सटर्नल लिंकिंग भी होनी चाहिए। एक्सटर्नल लिंकिंग का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट है जो विकीपीडिया पे भी लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि उसकी डिटेल्स के लिए उसको अपनी साइट से विकीपीडिया पे ले जाऊंगा तो उसका भी लिंक जूस मुझे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रोबोट्स। सबको पता है रोबोट्स फाइल कैसे बनती है, तो कहता है भाई ये जो रोबोट्स फाइल है इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। फिर क्या लिखा हुआ है, यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स, ये भी हमने कर भी लिया। यूआरएल की स्टोरी मैंने आपको बड़ी लंबी चौड़ी सुनाई है कि यूआरएल अगर मैं सब डोमेन बनाता हूँ तो मैं बहुत जल्दी, यानी कि सबसे पहले जो रैंक करने का क्राइटेरिया है ना वो ये कहता है कि भाई आपके यूआरएल में अगर आपका कीवर्ड होगा तो मैं उसको बहुत, इसी वजह से जो हमारी वेबसाइट्स के नाम होते हैं, हमारी वेबसाइट कहीं नज़र नहीं आती लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वेबसाइट आ जाती है नीचे, क्योंकि यूआरएल में वो नाम होता है। सो जो नाम यूआरएल में आ गया वो बहुत जल्दी रैंक हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा, कहता है इस तरह के यूआरएल्स होने चाहिए। वर्डप्रेस में एक प्रैक्टिस दी हुई है और वर्डप्रेस में इसको क्या बोलते हैं, ये परमा लिंक की एक ऑप्शन होती है, उसके अंदर यूआरएल सेलेक्ट के नाम से होता है। सो यहाँ जाकर हम उसका यूआरएल चेंज करते हैं जी। उसके बाद क्या आया, डुप्लीकेट कंटेंट हो गया ये। फिर क्या आया, 301 पढ़ा था ना हमने। फिर क्या आया, कैनोनिकल। ये थे हमारे सारे फैक्टर्स टेक्निकल एसईओ पे। आप अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, आपने जीरो एक्सटर्नल लिंकिंग की हुई है, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी ऑन साइट एसईओ की हुई है और अगर आपने बहुत अच्छी टेक्निकल एसईओ की हुई है, यानी कि ये जो टेक्निकल एसईओ मैक्सिमम हमने डिस्कस कर लिए, तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ बहुत अच्छी ऑफ साइट एसईओ की हुई है, ऑन साइट पे कोई काम नहीं किया हुआ, टेक्निकल को भी नहीं छेड़ा हुआ, आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी जितना जोर मर्जी लगा लें। इसीलिए मैं जो काम कर रहा होता हूँ खासतौर पर, हम तो ऑन साइट एसईओ टेक्निकल एसईओ पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, लोगों को लीड्स देनी है। लीड्स देने के लिए आपको ऑन साइट एसईओ की ज़रूरत है और टेक्निकल एसईओ की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब जैसे हमने कल ही एक वेबसाइट अपलोड की थी ना, क्या की थी हमने, बोला सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, और ये मुझे उम्मीद है कि ये सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, हाँ, ये बहुत जल्दी, मेरा ख्याल है कि 10-15 दिनों में इसने हमें कहीं नज़र आना शुरू हो जाना है। क्यों नज़र आएगी ये, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये इसका कीवर्ड यूआरएल में शामिल है, जो मेन मैंने अब कीवर्ड से बनाई है ना। ये इसे खुलने देना जरा, देखते हैं कि फिलहाल कहाँ पर है, अभी हमें पता लगेगा ये कहाँ आ रही है। अभी हमने, मेरा ख्याल है आपके साथ यही करवाई थी मैंने, आप ही को करवाई थी ना ये। ये पहला पेज है ना इसका, वो देखें आ गया सोफा क्लीनिंग सर्विसेज नीचे। ये अभी हमने कल अपलोड की है, अभी हमने कल अपलोड की है, एक ही दिन में एकदम वो सामने आई है। और एक और चीज़ नोट करें, एक गड़बड़ भी आ रही है। ये गड़बड़ क्यों आ रही है पता है आपको, इसकी लॉजिक क्या बोला, ये सारी साइंस आपको मैंने समझाई है। ये इसहाक आई पे क्यों आ रही है, हालांकि इसकी सब डोमेन इसहाक आई नहीं है, सब डोमेन इसकी इसहाक आई है, लेकिन ये आ क्यों रही है, हालांकि ये बनाई मैंने सोफ़ा के लिए है।
देखिए हमने जो होस्टिंग पैकेज बाय किया था ना, वो इसहाक आई के साथ होस्टिंग पैकेज बाय किया। इसका मतलब क्या हुआ, और उस होस्टिंग पैकेज में मेरे पास एडिंग डोमेन्स थी तो उसमें से मैंने क्या किया, एक सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज को ले लिया एडिंग डोमेन के तौर पर। इसका मतलब मुझे अब उसके लिए होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ी। अब मैंने कहा कि क्योंकि मेरे पास इसहाक आई है तो क्यों ना मैं सब डोमेन भी यूज कर लूँ उसकी, सोफा कारपेट वॉशिंग की। तो सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज एडिंग डोमेन है, आप इसहाक आई की सब डोमेन्स उसके साथ नहीं लगा सकते। इसहाक आई की सब डोमेन्स प्राइमरी डोमेन होस्टिंग के साथ लगी, यानी कि मेरी प्राइमरी होस्टिंग क्या थी, जिसका पैकेज था वो इसहाक आई था। इसी वजह से आप देख लें, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी की होस्टिंग पैनल में जाऊं जैसे कल दिए हुए थे और वहां जाकर मैं सब डोमेन में रहूं इसहाक आई के बजाय सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लगी, तो वो इसहाक आई की वेबसाइट के साथ वो बनाएगा ही नहीं इसकी सब डोमेन। तो इस वजह से अभी हमारे पास ये वाला पैकेज इनका ये था, क्योंकि मैंने क्लाइंट को यही कहा होगा कि भाई आपने अपनी अब डोमेन परचेज करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी डोमेन परचेज करेंगे तो आप 5 कीवर्ड्स, अब आपने देखा ना सिर्फ वेबसाइट बनाने में टाइम लगा ना, ये मेरा ये आपके साथ ही मैंने अपलोड की थी, ये पिछली क्लास में अपलोड किया ना, तो पहले समय पर आ गई है। तो आई थिंक सो कि मेरा ख्याल है 10-15 दिनों में, अब ये क्योंकि यूआरएल में है ना सोफा क्लीनिंग सर्विसेज में, तो ये 10 दिनों में पहले नंबर पर होगा इस कीवर्ड के अगेंस्ट, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज के अगेंस्ट। हालांकि ये सब डोमेन है, लेकिन गड़बड़ अभी क्या होगी, फिर अभी हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अभी कुछ दिनों में मैं इसको रिमूव कर दूंगा, जब वो अपनी डोमेन परचेज करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करके उसकी डोमेन में जाके लगा देंगे। फिर ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, इसहाक आई नहीं लिखा हुआ आएगा, फिर ऊपर लिखा हुआ आया करेगा सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। तो अब क्या हुआ, कंप्यूटर फंस गए ना। अगर 10 डोमेन पे मैंने ये काम किया और आप ये देख रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है 2 दिनों में हो गया। ये 2 दिनों में इसलिए हुआ, किस लिए हुआ, जैसे खोल कर देखें। आपने देखना है कि सोफा क्लीनिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हुआ है, लेकिन ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं है कि स्टफिंग नहीं हुई, प्रॉपर जगह पर इस्तेमाल कितना हुआ है। ये भी खुलती है तो इसको देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा लिंक बिल्डिंग, और साथ में हम अगला मॉड्यूल भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो बहुत टाइम हमने इस पे वेस्ट किया, और लिंक बिल्डिंग वाला जो काम है हमारा, अब आपको ये पता लग गया। ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए दिखाया कि अगर आप सब डोमेन ले लेंगे, आप किसी का काम कर रहे हैं, आपने किसी को बस ये कमिट करना है ना कि भाई 10 दिनों में मैं तुम्हें रैंक करा दूंगा, 20 दिनों में रैंक करा दूंगा, 30 दिनों में रैंक करा दूंगा। कितने कीवर्ड चाहिए, 10 कीवर्ड चाहिए, कितने पैसे में चार्ज करूँगा, ठीक है। अब हम कैसे रैंक करवाएंगे इसको, एक के ऊपर मेन कीवर्ड रख लें, मतलब एक पेज के ऊपर मैं 3 कीवर्ड लगा दूंगा और उसके साथ कमिटमेंट करूंगा कि आपकी मेन पेज पर मैं एक कीवर्ड फौरी तौर पर रैंक करवा दूंगा, फौरी तौर पर हो जाएगा। बाकी के कीवर्ड मैं उसके सब डोमेन से रैंक करवाऊंगा। और इस वेबसाइट को अगर आप देखें, इसके सारे मेन्यूज कहाँ जा रहे होंगे, आपको पता है ना कहाँ जा रहे होंगे, सोफा कारपेट नहीं, सोफा कारपेट वॉशिंग पे। वो इसहाक तो इसलिए आ रहा है ना कि हमारे पास डोमेन ही वो थी। असल में ये ट्रैफिक कहाँ जा रही है, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज पर जा रही है। इसकी एग्जांपल दी थी ना नीचे ऑफिसेज की मैंने, कि अभी पीक सोल्यूशन वालों ने यहाँ पर 10 ऑफिस खरीद लिए। अब कंप्यूटर का दौर आया हुआ है, लोग कोर्स करने लगे हुए हैं, हर बंदा पीक सोल्यूशन के ऑफिस में चला जाता है बाहर से, कंप्यूटर कॉलेज में, तो घूम फिर के आता कहाँ पर है, इसी कैंपस में आ जाता है। यही हमने भी किया है। अब मैं यहाँ अबाउट पे जा रहा हूँ तो नीचे देखें यूआरएल क्या आ रहा है, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। सो बेसिकली यहाँ मैंने सिर्फ क्या किया, होम पेज चेंज किया, लेकिन होम पेज मैंने कॉपी नहीं किया, बिल्कुल यूनिक बनाया हुआ है। अब आप देखें इसका टाइटल क्या है, क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा, उसके बाद तस्वीर भी मैंने सोफे की लगाई है यहाँ पर सारी। अब मैंने कारपेट की बात भी नहीं की यहाँ। अब इधर मैं क्योंकि एक खास कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ ना, यहाँ मैंने कारपेट की कोई बात नहीं करनी, उससे रग की भी बात नहीं करनी, मतलब कर्टन की बात भी नहीं करनी, सिर्फ सोफे को मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब मुझे होगा ना कि अगर मैंने इसके लिए कर्टन का अलग एक बनाना है पेज के, भाई वो भी रैंक कर जाए पहले नंबर पर, एक सब डोमेन और बना लूंगा, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज आए नीचे, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज हेडिंग स्टाइल में आ गया, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा, आगे मैंने एक और कीवर्ड लगाया, मैं इसको भी रैंक करवाना चाहता हूँ। ये भी बहुत लोग लिखते हैं, हम एड्स में देखते हैं, गूगल एड में हर बंदे ने लिखा होता है जनाब एक्सपर्ट सोफा क्लीनर नियर मी, कि जिसने भी अपना सोफा क्लीन करवाना होता है वो ये सर्च करता है, तो उसके अगेंस्ट गूगल एड चलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको भी रैंक करना, इसको रैंक करने में शायद उसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये बन गया इसका सेकेंडरी कीवर्ड, करेगा सही लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको भी बाद में कर देगा। तो अब सोफा के एक से ज़्यादा कीवर्ड यहाँ पे रैंक होने शुरू हो गए।
और यहाँ पर आप देखें मैंने बहुत कम कंटेंट यूज़ किया। ये क्या हुआ? ये क्या है भला, कौन बताएगा? क्यों नहीं शो हो रहा, ये पूछना चाह रहा हूँ।